एनुअल लीव विथ वेजेज, इसको वार्षिक छुट्टी भी बोलते हैं, अर्न लीव, अर्जित अवकाश भी बोलते हैं। माइंस एक्ट 1952 की धारा 52 के तहत यह छुट्टी मिलती है। जैसे कि इसका नाम है कि एनुअल लीव, वार्षिक छुट्टी है, मतलब यह छुट्टी 1 साल बाद नौकरी करने के बाद ही मिलती है। जब वो कैलेंडर ईयर पूरा होता है तभी मिलती है। तो कैलेंडर ईयर किसको बोलते हैं? कैलेंडर ईयर बोलते हैं, कैलेंडर ईयर बोलते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच को बोलते हैं कैलेंडर ईयर। तो यह छुट्टी कब मिलती है? कैलेंडर ईयर समाप्ति के बाद। तो जो व्यक्ति एक कैलेंडर ईयर पूरा कर लिया है तो उसको अंडरग्राउंड में काम करता है, तो अंडरग्राउंड में 15 दिन पर 1 दिन, 15 दिन पर 1 दिन। क्लियर हुआ? अंडरग्राउंड में 15 दिन पर 1 दिन, मतलब जितने दिन काम किया होगा उसमें 15 का भाग दे देंगे, जो आएगा वो हो जाएगा 15 दिन में 1 दिन। ओपन कास्ट में या अदर, अंडरग्राउंड को छोड़ के, है ना, ओपन कास्ट या अदर में 20 दिन पर 1 दिन, 20 दिन पर 1 दिन। यो देखिए, इसको जानना इसलिए जरूरी है कि यह आपके डिप्लोमा कोर्स में, डिग्री के कोर्स में, मानी सरदार के कोर्स में, ओवरमैन के कोर्स में, डिग्री गेट के कोर्स में, हर जगह ये पूछा जाता है। और जब नौकरी मिल जाती है तब भी यह जरूरी है। इसी के आधार पर हमारी जो है छुट्टियां गवर्न होती हैं। खासकर ये जो नॉन ऑफिसर्स हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए इससे कम छुट्टी नहीं दी जा सकती। तो ये जब आपको पता रहेगा कि छुट्टी हमको कितनी मिलेगी, किस आधार पर मिलेगी, तो आप उस हिसाब से गणना कर लीजिए। और उससे कम मिली है तो वहां जाके बताइए कि ये कम मिली है। कभी कभी क्लर्क लोग क्या करते हैं, उनको पता नहीं रहता है और वो कुछ भी बना देते हैं। तो ये जो है आपको अगर जानकारी रहेगी तो आप अपनी छुट्टी अपने से कैलकुलेट कर लेंगे और छोटी छोटी चीजों को जान के 1 दिन की छुट्टी बढ़ा भी सकते हैं। तो ये हो गया। ये लागू कब होगी, एप्लीकेबिलिटी क्या होगी? लागू कब होगी? जब अंडरग्राउंड में वह व्यक्ति कम से कम 190 दिन की हाजिरी पूरी कर लिया हो। 190 दिन की हाजिरी पूरी कर लिया हो। 190 दिन से कम हो जाएगा तो उसको इसका इंटाइटल नहीं होगा। तो 190 दिन की हाजिरी पूरी किया हो तभी ये लागू होगी। अगर ओपन कास्ट एंड अदर में 240 दिन की उपस्थिति, पूरे कैलेंडर ईयर में कम से कम इतने दिन उपस्थित हुआ हो। ठीक, 1 साल में पूरे कैलेंडर ईयर में कम से कम 240 दिन उपस्थित हुआ होगा, तब इस छुट्टी की वैल्यू होगी, गणना होगी, नहीं तो गणना ही नहीं होगी। ये इसका पहला कारण हो गया। अब आता है कि मान लीजिए हम छुट्टी लिए हैं, तो छुट्टी लिए तो क्या होगा? तो 240 हाजिरी नहीं पूछ रही या 190 हाजिरी अंडरग्राउंड टेस्ट में नहीं पूछ रही है। उसमें कानून क्या बोलता है कि अगर उसने कोई छुट्टी ली है जिसका वेतन मिला हो, ऐसी छुट्टी उसको ले ऑफ बोलते हैं। तो ऐसी छुट्टी जिसका वेतन कर्मचारी को मिला हो, तो
वह छुट्टी इसमें जोड़ दी जाएगी। जैसे मान लीजिए वह आदमी कैजुअल लीव लिया 3 दिन या 13 दिन, समझिए। नॉन एग्जीक्यूटिव केस में पूरे इंडिया में 11 दिन मिलता है, तो 11 दिन सीएल ले लिया, एसएल ले लिया 15 दिन, ईएल ले लिया 20 दिन, और प्रेजेंट रहा 200 दिन। तो कुल कितना दिन हुआ टोटल करेंगे तो 15, 11, 35, 10, 45, 46, 246 दिन हुआ, 246। अब यदि ये आदमी ओपन कास्ट में काम करता है तो 20 से भाग दे देंगे ओपन कास्ट की दशा में, ठीक। 2 से भाग देंगे तो 246 में नहीं देंगे। 246 हमारी मानी ये कंप्लीटली हो रहा है कि यह 246 दिन हुआ है, तो हमको भाग कितने में देना है? भाग हमको 200 दिन में ही देना है। गुणा भाग जो होगा हमारा 200 में दिन में होगा, मतलब 10 दिन। उसको अगले कैलेंडर ईयर में 10 दिन का ईयर मिलेगा। क्लियर हुआ? हम आपको 2-3 उदाहरण दे रहे हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। राम श्याम घनश्याम, इनकी प्रजंती इस तरीके से है 100, 200, 220। सीएल इन्होंने लिया 11, इन्होंने भी 11 लिया, सबको सीएल 11 मिलता, सबने ले लिया। घनश्याम ने भी 11 लिया सीएल। एसएल एसएल सिक लीव और ईएल अर्नड लीव, ठीक है। ईएल इन्होंने ले लिया 25, एक 104 दिन ले लिया एसएल, इन्होंने श्याम ने क्या किया 200 दिन ये लिया, 11 दिन ये लिया, 15 दिन ये लिया। घनश्याम ने क्या कि 212 दिन ये लिया, 11 दिन ये लिया, 8 दिन ये लिया। और जब क्लास चल रही थी तो बताया गया था कि ईएल छुट्टी सबसे लास्ट में लेना है, क्योंकि ईएल ही एक ऐसी छुट्टी है जिसका भुगतान सदैव होता है। इन्होंने ईएल नहीं लिया कि वो हमारी बची रहेगी, हम जमा कर लेंगे। तो परिणाम क्या निकला? इनका टोटल कितना हुआ 240 दिन, इनका टोटल कितना हुआ 236 दिन, इनका टोटल कितना हुआ 239 दिन। अब किसको किसको ईएल मिलेगी? ईएल सिर्फ इनको मिलेगी, इन दोनों को ये अपात्र हो गए क्योंकि 240 दिन की तनख्वाह नहीं मिली। अब बात आएगी, बोलेगा देखिए हम वो फलाना आदमी जो है राम तो 100 दिन हाजिर ही था, उसको जो है ये मिल रहा है और हमको हम 220 दिन हाजिर रहे, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। ये बार बार क्वेश्चन आता है कि देखिए वो नेता आदमी था उसको मिल गया और सिफारिश लगवा लिया और हमको नहीं मिला। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप 240 दिन नहीं पूजा पाए तो आपको एक दिन भी ईएल नहीं मिलेगा। अब राजा राम को कितना मिलेगा
240 में भाग नहीं होगा, इतना कितने में होगा 100/20, 5 दिन। ठीक है। यदि ओपन कास्ट में काम करता है तो 5 दिन, और अंडरग्राउंड में काम करता है तो ओपन कास्ट में करेगा तो 5 दिन, अंडरग्राउंड में करेगा तो कितना मिलेगा 100/15, 15 छक्का 90, 10। ठीक। वो 0.5 से ज्यादा हुआ तो पूरा मान लिया जाएगा, और 0.5 से कम हुआ तो छोड़ दिया जाएगा। मतलब ये हो गया 7 दिन। ठीक। तो अंडरग्राउंड में होगा तो 7 दिन का हकदार हो जाएगा, जबकि 220 वाला हकदार नहीं होगा। ठीक। ये ओपन कास्ट दिशा में हो गया। अंडरग्राउंड दिशा में इसी में क्या होगा, अंडरग्राउंड में के लिए कितना चाहिए 190। अंडरग्राउंड की दिशा में सभी पात्र हैं। अगर अंडरग्राउंड में होगा तो इनको भी मिलेगा, कितना मिलेगा 200/15। ठीक। यदि अंडरग्राउंड में होगा तब, ओपन कास्ट में नहीं मिलेगा। अंडरग्राउंड का भी केस हम ले लेते हैं। अरे ठीक है, कितना कितना हुआ 15 11 26, ये हो जाएगा 196। ये कितना हो जाएगा 5 6 11 1 12, 1 3 4, दो सौ 2 दिन। और इसका कितना हो जाएगा 8 6 172। अगर अंडरग्राउंड है किसको किसको मिलेगा, इनको मिल जाएगा, इनको मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा। ठीक। मान लीजिए अगर इनकी हाजिरी भी 170 ही रहती, 70 10 80 8 88 189, ठीक, तब भी नहीं मिलेगा। ठीक। 170 इनकी भी है, 170 इनकी भी है, तो इन्होंने ये छुट्टियां ली, इन्होंने नहीं लिया ईएल, या तो ईएल की थी नहीं, या तो लिया नहीं। सीट तो बची थी पर नहीं लिया कि हम जमा करके रखेंगे, भूल गए, लापरवाह हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो इनको नहीं मिलेगा। मिलेगा कितना अंडरग्राउंड के केस में, इनको मिलेगा 100/15, मतलब 7। इनको मिलेगा 170/15, इनको कितना मिलेगा 11, इनको नील। ठीक है। क्लियर हो गया। इसको छुट्टी कैसे मिलेगी ये हो गया। अब ये तो हो गया कि जो पूरे साल नौकरी किए हैं उनके लिए। अब मान लीजिए कोई आदमी नया ज्वाइन किया, 1 जनवरी के बाद की ज्वाइनिंग है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक तो बता दिए। अगर 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किया है तो उसके लिए क्या स्थिति, उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलेगा, उसको भी मिलेगा। पर किस हिसाब से मिलेगा, अगर वह बाकी दिनों, बाकी कार्य दिवस में अंडरग्राउंड के केस में आधे दिन काम किया हो, आधे दिन। अगर वर्किंग दिवस 200 है
तो कम से कम 100 हाजिरी होनी चाहिए, ठीक है। और ओपन कास्ट की दिशा में, ओपन कास्ट में कार्य दिवस 240 का 2/3 दिन काम किया हो। मान लीजिए उसकी नौकरी 60 दिन ही उस कैलेंडर ईयर बचती है, तो 60 का 2/3 कितना हो जाएगा, 40। 60 में अगर 40 दिन काम किया है तो वह छुट्टी का हकदार हो जाएगा। 40 दिन किया है तो 20 का भाग दे देंगे, 2 दिन उसको ईयर में ले आएंगे, ठीक। उसी तरीके से यहाँ पे अगर 60 दिन का काम है तो 30 दिन काम किया है तो वह हकदार हो जाएगा। 15 दिन 30 दो, ठीक है ना। 30 दिन में काम किया है तो हकदार हो जाएगा। फिर हम उसे भाग दे देंगे कितने दिन काम किया है। अगर 45 दिन किया है तो 3 दिन मिल जाएगा, 60 दिन किया है तो 4 दिन मिल जाएगा, ठीक। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए वह आदमी अक्टूबर में 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया। 1 अक्टूबर को ज्वाइन किया तो कितने दिन कार्य दिवस होगा, अक्टूबर में 26 दिन, नवंबर में 26 दिन, दिसंबर में 26 दिन, 78। तो 78 दिन में अगर अंडरग्राउंड में है, ये कार्य दिवस हो गया, कार्य दिवस 78 दिन। तो अंडरग्राउंड में है तो आधा 78 में बटे 2, 39 दिन काम किया होगा तब वह अप्लीकेबल होगा, नहीं तो अप्लीकेबल नहीं होगा। इसमें ओपन कास्ट में 78 गुणे 2/3 52 दिन। अगर ओपन कास्ट में काम किया है, कर रहा है, या आदर्श में अंडरग्राउंड को छोड़ के किसी अन्य जगह काम कर रहा है तो कम से कम 52 दिन उपस्थिति होगी, तभी वह हकदार होगा। मिलेगा कितना, अब सेम उसी तरीके से ले लीजिए। अक्टूबर में ज्वाइन किया है, 78 दिन चाहिए। रमेश ने काम किया 70 दिन, ठीक। सुरेश ने काम किया 45 दिन। इस समय कोई छुट्टी नए लोगों को दे नहीं होती है। अभी कोल इंडिया में देना शुरू कर दिया है, बाकी जगह उसका प्रावधान नहीं है। कोल इंडिया में इस 3 महीने में भी छुट्टियां दे रहे हैं, 5-6 सीएल दे देते हैं। तो अगर छुट्टी का पैसा मिला है तो भुगतान मिलेगा, और नहीं मिला है तो नहीं मिलेगा। तो ईयर आता नहीं इनका क्या रहेगा, सीएल और सिक। और सीएल और सिक में अगर मान लीजिए सीएल ये 2 ठो ले लिए, एसएल 3 ठो ले लिए, 2 3 5, तो इनका हो गया कितना, 75, ठीक। और ये इन्होंने लिया 2 3 ये भी ले लिए, तो इनका कितना हो गया, 50, ठीक। काम कितने दिन हुआ, 78। 78 में चाहिए कितना अंडरग्राउंड के लिए, 70। अंडरग्राउंड के लिए कितना चाहिए, वर्किंग डे 70 है। 39 दिन चाहिए। तो अंडरग्राउंड के लिए दोनों
दोनों पात्र हैं। अगर अंडरग्राउंड है तो दोनों पात्र हैं, तो दोनों पात्र हैं तो मिलेगा कितना? अब पात्र तो हो गए तो मिलेगा कितना? मिलेगा 70/15 और 45/15। कितना हो गया? दस 4.6 और इधर 3, तो ये 4.6 मतलब 5 डेज और इसको 3 डेज। ठीक, 678 कहाँ से है? 78। 78 दिन वर्किंग आवर है, वर्किंग दिवस है। अच्छा। तो अगर 39 दिन नहीं है तो अंडरग्राउंड में नहीं मिलेगा कुछ। ठीक, अब इसी तरीके से ओपन कास्ट के लिए 78 दिन वर्किंग दिवस है तो 2/3 2/3 दिवस बोलता है कि 2/3 हाजिर होना चाहिए, तो मतलब कितना हाजिर होगा? 52 दिन। ठीक, अब अगर ओपन कास्ट में काम कर रहा है तो इसमें इनको तो मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा, इनकी अटेंडेंस कम हो गई तो ये इंटाइटल ही नहीं हुए। इनको कितना मिलेगा ओपन कास्ट की दशा में? ठीक, 3.5 को मान लिया जाएगा पूरा, इसलिए ये हो जाएगा 4 डेज और ये हो गया नील। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है? अभी छुट्टी के लिए आवेदन कैसे करना है? छुट्टी जब मिलेगी कब कैसे मिलेगी? जिस दिन जाए छुट्टी जाना है उसी दिन छुट्टी देने से छुट्टी नहीं मिलेगी। छुट्टी कब मिलेगी? कम से कम 15 दिन। 15 दिन पूर्व मैनेजर को आवेदन देना होगा। ठीक है, मेन इसका एमसीक्यू कितना दिन पूछ सकता है, कितने दिन पूर्व? तो 15 दिन पूर्व आवेदन देना होगा। ठीक है, 15 दिन पूर्व आवेदन देंगे तभी यह छुट्टी मिलेगी। यह छुट्टी कितनी बार मिलेगी साल में? ऐसा नहीं कि जब चाहो तब ले लो, इसमें एक बाध्यता है, यह छुट्टी वर्ष में केवल 3 बार मिलेगी, केवल 3 बार ही लेने का प्रावधान है, ही मिलेगी। ठीक है जी। ऐसा नहीं कि जब इच्छा हो तब हम तो छुट्टी देके चल दे। यह छुट्टी साल में केवल 3 बार मिलेगी। इमरजेंसी होने की इसमें इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। इमरजेंसी का प्रावधान एक 3 बार की छुट्टी का ही प्रावधान है। यह छुट्टी सामान्यतः नामंजूर नहीं की जाएगी, माने छुट्टी दिए तो दे दी जाएगी, परंतु यदि मैनेजर को लगता है कि यह आवश्यक नहीं है, आपको अर्जेंट नहीं है और कंपनी को ज्यादा आवश्यकता है, तो वह आपको आपकी छुट्टी अस्वीकार कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। और अगर रिजेक्ट कर दिया तो वह छुट्टी अगले साल की छुट्टी में बिना किसी सीमा के जमा कर ली जाएगी। छुट्टी जमा भी होती है, यह छुट्टी जमा कर ली जाएगी। जमा होती कितनी है? यह छुट्टी 30 दिन तक सामान्यतः, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, सामान्यतः 30 दिन तक जमा करने का प्रावधान है। प्रावधान है, ठीक है, 30 दिन तक जमा करने का प्रावधान है। परंतु यदि अस्वीकार कर दी गई है छुट्टी, आपने छुट्टी दिया, आवेदन
मान ली नहीं हुआ कि नहीं अभी आप मत जाइए, तो वह बिना किसी सीमा के जमा होगी, जितने दिन का दिए हैं वो सब उसी में जोड़ दी जाएगी। 30 के अलावा भी वह जोड़ के रखी जाएगी और उसको दिया जाएगा। इसके लिए हम जो ये नियम कानून बता रहे हैं ये मिनिमम है, इससे कम सुविधा कोई भी खान का मालिक नहीं देगा। इससे ज्यादा अगर सुविधा देता है तो वह ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है, इससे कम सुविधा नहीं देगा। जैसे कि अभी कोल इंडिया और SCCL में 150 दिन तक जमा कर सकते हैं, तो ये क्या हो गया, मैक्सिमम। ये ज्यादा सुविधा हो गई, तो ज्यादा सुविधा दी जा सकती है। हम जो पढ़ा रहे हैं ये नहीं मान लेना है कि कोई बोल दे नहीं इससे मिलती से ज्यादा मिलती है, वो सब तो गलत बताए हैं। तो ऐसा नहीं है, यह जो हम बता रहे हैं एक्ट का मतलब इससे कम नहीं दिया जा सकता है, यह कम से कम है, इतना आपको प्रबंधक को देना ही होगा, इतनी छुट्टी दी जाएगी। यह छुट्टी सबसे अच्छी चीज ये है कि इसका भुगतान हर हालत में होता है। सबसे मार्के की चीज है कि इसका भुगतान हर हालत में होता है, चाहे आपकी नौकरी छोड़ दे या नौकरी से निकाल दिया जाए, डिसमिस हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर हालत में इस छुट्टी का भुगतान होता है। इसीलिए यह छुट्टी बोला जाता है कि इसको बचा के रखिए। और हुआ क्या, हम मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय जब हम बता रहे थे कि अप्लीकेबिलिटी क्या होगी, तो उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, नींद में थे क्या या कहीं और सोच रहे थे, और बाद में आपने छुट्टी नहीं ली, 240 दिन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि सर बोले थे कि उसकी छुट्टी का पैसा तो मिल जाएगा, तो पता चला आपने नुकसान कर लिया। तो नुकसान नहीं करना है तो वो जोड़ के रखना है कि किसी भी हालत में 240 दिन पूरा कर देना है। ओपन कास्ट में, अंडरग्राउंड में 190 दिन पूरा कर लेना है, चाहे छुट्टी देके ही पूरा करना पड़े, जब देके पूरा करना पड़े, पूरा करेंगे तभी इंटाइटल होंगे, तो वो पूरा कर लेना है। कैसे कैसे मिलती है, अगर मालिक, एजेंट या मैनेजर कर्मचारी को नौकरी से निकालता है या डिसमिस करता है, तो डिसमिस करता है तो अगले कार्य दिवस पर, अगर सोमवार को निकालेगा तो मंगल को, शनिवार को निकालेगा तो सोमवार को, उन्हें संडे को नहीं दे, उसके लिए ऑफिस खोलेगा, इसलिए बोला गया अगले कार्य दिवस पर। तो जब भी अगला कार्य दिवस होगा, जब आप नौकरी से निकाल रहे हो, सब बोले भाई मेरा हिसाब कर दो, तो उसका हिसाब कर दिया जाएगा। नौकरी से निकालेगा तो हिसाब कर दिया जाएगा। अगर वह अपने नौकरी छोड़ देता है, तब कब होगा, नौकरी छोड़ देता है, रिजाइन कर देता है, तब क्या होगा, अगले वेतन दिवस पर, जितनी भी छुट्टी बची रहेगी उसका पैसा अगले वेतन दिवस पर, ठीक है। नौकरी छोड़ने पर अगले वेतन दिवस पर, निकाले जाने पर अगले कार्य दिवस पर, किसी कारण से मान लीजिए अस्वस्थ हो गया या मृत्यु हो गई, तब क्या होगा, उसके नॉमिनी को अगले 2 माह के अंदर, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो मर गया तो हमको सर्टिफिकेट लाना होगा, सर्टिफिकेट ला के आश्रित का प्रमाण पत्र देना होगा, सारी कवायद में समय लगता है, इसलिए इसके लिए समय दे दिया गया है कि अगले 2 माह के अंदर।
जब उसका नॉमिनी पेश हो जाएगा, किसका नॉमिनी कौन है, उस नॉमिनी को इसका पेमेंट। तो मतलब ईएल ही एक ऐसी छुट्टी है जिसका भुगतान हर हालत में होता है? तो आपको ये छुट्टी कम से कम लेना है। कब लेना है? जब जरूरत पड़े। एक पॉइंट और है, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार हो गया और उसके पास कोई छुट्टी नहीं है, तो भी इस छुट्टी को वो मेडिकल लेके आया, बीमार था, मेडिकल लेके आया, उसके बाद मेडिकल नहीं है, तो एक आवेदन देके कि मेरी ईएल छुट्टी को मेडिकल छुट्टी के रूप में स्वीकृत किया जाए, तो भी इस छुट्टी को उस रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। वैसे तो 3 बार ही प्रावधान है, पर अगर वो बीमार हो गया और चौथी बार भी जरूरत पड़ी, तो चूंकि वो छुट्टी क्या हो गई, मेडिकल छुट्टी हो गई, वो ईएल नहीं हुई, ईएल को मेडिकल में परिवर्तित कर दिया गया, तो वह छुट्टी वो ले सकता है। क्लियर हुआ? ठीक है? कुछ और पूछना है? मेडिकल छुट्टी मतलब वो बराबर बराबर दिया जाएगा, जैसे 5 ईएल है अगर उसके पास, 5 मेडिकल नहीं, मेडिकल का निर्धारण मैंने हर कर्मचारी को, जैसे कोल इंडिया में सीएल हर कर्मचारी को 1 जनवरी को 11 ठो मिल जाता है, सिक लीव 15 ठो उसके खाते में आ जाता है, पर ईएल कितना आता है, ईएल गणना के अनुसार आता है, ईएल जो हमको देना होगा वही आता है। तो इसी तरीके से ये छुट्टियां जो है, मान लीजिए ये बीमार हो गया तो 15, 11, 26 तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। अब वो क्या करे, तो तब वो ईएल की तरफ देखेगा, अगर उसकी ईएल जमा है, पहले से जमा रखी गई है, तो एक आवेदन देगा कि मेरी ईएल छुट्टी जो है, अगर ईएल उसके पास 5 है तो आप ले लेगा 5 मेडिकल में परिवर्तित करा देगा। ठीक है, मेडिकल के रूप में परिवर्तित करा देगा। एक अच्छी चीज और है, इस छुट्टी के बीच में अगर हॉलीडे पड़ता है, संडे पड़ता है, तो वह काउंट नहीं किया जाएगा, माने ये छुट्टी लंबी बढ़ जाएगी। तो इसमें ये सुविधा भी है। और जैसे मेडिकल वगैरह में कटौती हो जाती है, बीच में संडे पड़ गया तो ये सुविधा का पात्र वो हो जाएगा। इसीलिए यह छुट्टी तभी लेना है जब हमारे पास कोई छुट्टी न रहे। जैसे सीएल है, कैजुअल लीव लेंगे तो लैप्स हो जाती है, 31 सितंबर तक छुट्टी ले लिए तो ले लिए, नहीं तो लैप्स हो गई। पर यह छुट्टी क्या है, यह आगे जाके जुड़ जाती है, जमा हो जाती है। तो जमा हो जाती है तो हमारी जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे, नहीं लेंगे तो लास्ट में जब रिटायर होंगे तो रिटायरी के समय में पूरी जमा छुट्टी का पैसा ले लेंगे, इनकैश कर दी जाएगी। तो इस छुट्टी में यही फायदा है। इसीलिए एनुअल लीव विथ वेज हर कर्मचारी को जानना जरूरी है कि यह क्या होता है। इसको मतलब छुट्टी को, अर्न को अगर बीच में बेचना चाहे तो इसका पैसा लेना चाहे, कभी भी, साल में एक बार, कभी भी, साल में एक बार कभी भी उसको इनकैश करा सकते हैं। पर कितना कराएंगे, जितना छुट्टी है। इसके लिए एक्ट में प्रावधान नहीं है, पर कोल इंडिया में प्रावधान है कि जितनी छुट्टी है उसके आधे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 30 छुट्टी है तो 15 मिल जाएगी, पर अगर 20 ही छुट्टी है तो 10 से ज्यादा इनकैश नहीं होगी। यही है।